नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। कैबिनेट की बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय में चौथी मंजिल पर हुई है। सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। मीटिंग के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मीटिंग में विधानसभा के बजट सत्र के तारीखों पर मुहर लगी, जिसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बजट को लेकर जानकारी दी। सीएम ने बताया कि 20 फरवरी से प्रदेश का बजट सत्र शुरू होगा। ये बजट सत्र 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। हमने 3 से नीचे ही अपना ये जो वित्तीय घाटा ये रखा हुआ है। पिछले वर्ष का 2.9 यानी 21-22 का था, 2.9 था। 22-23 का अब ये समाप्त होगा वर्ष, तो उसमें लगभग 3% तक ही हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे ऐसा लगता है। और एक अच्छी हरियाणा की स्थिति इस नाते से भी है। हमारे पड़ोस के जो प्रदेश हैं वो इसमें काफी वित्तीय संकट की स्थिति में आए हुए हैं, लेकिन हमने उससे कुछ लेना नहीं। हमने तो अपनी प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी रहनी चाहिए, इसके लिए हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना इसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया है। उसमें अब किसी को भी जो अन्न लेना है, बीपीएल परिवार हो, अंत्योदय उत्थान, अंत्योदय परिवार, अंत्योदय योजना के अंतर्गत हो, अन्य योजना के अंतर्गत हो, किसी को भी उसका पैसा नहीं देना। उनका जो 1 रुपया 2 रुपया लिया जाता था वो भी नहीं होगा, फ्री होगा। हमारे लगभग 29 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे अगले वर्ष के लिए। केंद्रीय बजट में जैसा प्रति व्यक्ति आय की बात आई थी, तो पिछले 8 वर्ष में यानी 2014 में जो प्रति व्यक्ति आय थी उससे अब केंद्रीय बजट के अनुसार डबल होकर के 1.9 लाख पर व्यक्ति। वास्तव में ये जीडीपी का जो शेयर है ये वो होता है, तो उस नाते से आंका गया है। हरियाणा इसमें अपना योगदान 2.75 लाख, 2,75,000 रुपया प्रति व्यक्ति, ये हमारा 22-23 का ये अनुमान हमारा रहने का है। अर्थात हम जो है केंद्र से भी काफी अच्छी स्थिति में है, यानी पूरे देश भर से, केंद्र से क्या पूरे देश भर की जो एवरेज है वो 1.97 है। हरियाणा की अपनी 2.75 लाख पर कैपिटा इनकम इसको आप सकते हैं। किसान लगभग 10 लाख के आसपास किसान परिवार होंगे जिनको ये सब गया है। सत्र की शुरुआत होगी। केंद्र बजट में वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि दर महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सीएम मनोहर लाल ने विश्व वेटलैंड दिवस पर ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि वे वेटलैंड और रामसर साइट्स के संरक्षण में अपना योगदान दें। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2 आर्द्रभूमि है, रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त है। इनमें भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। साथ ही उन्होंने लिखा कि आर्द्रभूमि कई प्रकार के जीवों और लुप्तप्राय प्रजातियों को आश्रय देती है, इसलिए इसकी हमारे जीवन में अहम भूमिका है। तो सीएम ने लोगों से वेटलैंड के संरक्षण को लेकर अपील की है। सीएम ने ट्वीट कर वेटलैंड्स के संरक्षण को कहा है। तो विश्व वेटलैंड दिवस पर सीएम ने ये ट्वीट किया था। सीएम का ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर सीएम ने लिखा, वेटलैंड जल का प्राकृतिक स्रोत होने के साथ साथ कई प्रकार के जीवों व लुप्तप्राय प्रजातियों को आश्रय प्रदान करते हैं। हरियाणा में 2 आर्द्रभूमि भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य व सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त है। आइए इनका संरक्षण करें। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने बजट की तारीफ की और केंद्र बजट के कई प्रावधानों को गिनाते हुए बजट को जनहितैषी बताया। हरियाणा से शुरू किया था कि ग्रामीण अंचल के बच्चे को आज शहर में पढ़ने जाना पड़ता है क्योंकि उसको वो सुविधा नहीं है। और हरियाणा में हमने पायलट शुरू किया था जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी हम गांव के लेवल पे बना रहे थे। आज हमने करशंदू के अंदर भी देशराज नंबरदार जी की याद में एक डिजिटल लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया है। वो आज के ही बजट के अंदर केंद्र सरकार ने प्रत्येक गांव तक कैसे डिजिटल लाइब्रेरी पहुंचे उसको एक थ्रस्ट पॉइंट बनाया है। हमारे जो फार्मिंग सेक्टर का बजट था
फार्मिंग सेक्टर के साथ जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसमें रिडक्शन था। उसके साथ साथ एविएशन सेक्टर को, भारत को कैसे और निखारा जाए, उसके लिए 50 एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे, इसकी घोषणा करी है। इसमें हमारा गुड़गांव का प्रोजेक्ट जिसका कल ही रिव्यू लिया था, उसको भी हम प्राथमिक तौर पे केंद्र से अप्रूवल लेंगे। इसको आने वाले समय में एक थ्रस्ट सेक्टर बनाकर हम आगे लेकर चलें। महिलाओं को कैसे और रोजगार से जोड़ा जाए, उनकी सब्सिडी को बढ़ाना, और सबसे ऐतिहासिक फैसला ये होगा जो मिडिल क्लास को एक रियायत है कि 5 लाख तक नील इनकम टैक्स था, अब उस स्लैब को बढ़ा के 7 लाख किया है। तो 7 लाख के उस स्लैब के अंदर मैं मानता हूं मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ा लाभ इस घोषणा से मिलेगा। उसके साथ जो ओडीओपी था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को, उसको और फंडिंग देने की बात करी है। हरियाणा ने तो पद्मा 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट के तौर पर भी एक सेपरेट फंडेड प्रोग्राम चलाया हुआ है। ये एक अचीवमेंट छोटे उद्योग और खास तौर पर ग्रामीण अंचल से जो स्टार्टअप शुरू होंगे उनको थ्रस्ट देने का काम करेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा है कि जीवन में कठिन दौर से गुजर रही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक ही छत के नीचे उनके आश्रय, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आत्मनिर्भर बनने का प्रबंध करने के मकसद से प्रदेश में 3 महिला आश्रम स्थापित किए जाएंगे। इसमें प्रत्येक महिला आश्रम में 50 पात्र महिलाओं को रखने की व्यवस्था होगी। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को रेवाड़ी, सिरसा और नारनौल में स्थापित होने वाले इन महिला आश्रमों की जमीन चिन्हित करने से लेकर उनके निर्माण संबंधित प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने गृह, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा एक समान उद्देश्य के लिए चलाई जा रही योजनाओं को एकीकृत करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाए ताकि हर एक पात्र लाभार्थी को जन कल्याणकारी योजना का लाभ मिल सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि कोई भी लाभार्थी जन कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त किए बिना न रहे। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दावों के निपटाने में हरियाणा अन्य राज्यों से आगे है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस योजना के तहत मरीजों को बिना किसी परेशानी के मुफ्त इलाज मिल रहा है। मुख्य सचिव ने निरोगी हरियाणा स्वास्थ्य योजना में स्वास्थ्य विभाग के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के सहयोग की सूक्ष्मताओं की भी गहन समीक्षा की है। चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय की 7वीं मंजिल से एक युवक नीचे कूद गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में सामने आया कि युवक ने खुद ही छलांग लगाई थी। युवक की पहचान मनदीप सिंह के तौर पर हुई है, जो हरियाणा सरकार में ही कार्यरत है और वर्तमान में पंचकुला में रह रहा है। तो मनदीप सिंह के तौर पर युवक की पहचान हुई है और आपको बता दें कि गंभीर हालत में अस्पताल में इस युवक को भर्ती कराया गया था। सचिवालय की मंजिल से ये युवक कूदा था और जांच पर पता चला कि हरियाणा सरकार में ही ये युवक कार्यरत था और गंभीर हालत में अस्पताल में इस युवक को भर्ती कराया गया है। सचिवालय के बिल्डिंग से इसने छलांग लगाई थी और जांच करने पर पता चला कि युवक ने खुद ही छलांग लगाई थी। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है और गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल से सौहार्दपूर्ण मुलाकात की है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में दोनों की मुलाकात हुई। भेंट के दौरान अनेक विषयों पर चर्चा हुई है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास पर दोनों की मुलाकात हुई। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे, सीएम ने
कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की है। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते, सीएम से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह और सीएम मनोहर लाल से सौहार्दपूर्ण मुलाकात की है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में दोनों की मुलाकात हुई और भेंट के दौरान अनेक विषयों पर चर्चा हुई है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कई विषयों पर दोनों की चर्चा हुई है। सीएम से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की है। बड़ी जानकारी, अहम खबर, चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में दोनों की मुलाकात हुई। भेंट के दौरान अनेक विषयों पर चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और ये मुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की है। सौहार्दपूर्ण उनकी ये मुलाकात, लेकिन इस मुलाकात में कई अहम विषयों पर चर्चा हुई है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन से वो विषय है जिस पर दोनों की मुलाकात हुई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की है और पंजाब के पूर्व सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। फरीदाबाद में लगने वाले सूरजकुंड मेले का हर किसी को इंतजार है। इस बार 36वां सूरजकुंड मेला लगने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 3 फरवरी से होने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार 45 देशों के विदेशी आर्टिस्ट के शामिल होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार इस मेले में पूर्वोत्तर के 8 राज्य हिस्सा ले रहे हैं। इन सभी राज्यों के कलाकार इस मेले में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी शामिल होने वाले हैं और हर साल इस मेले की थीम अलग होती है। मेले को उसी थीम पर सजाया जा सकता है और इस बार पूर्वोत्तर के 8 राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को थीम स्टेट बनाया गया है। यहां की संस्कृति से लेकर खान पान तक का आनंद सूरजकुंड आकर लिया जा सकता है। तो 3 फरवरी से सूरजकुंड मेले का आगाज होने जा रहा है। मेला में सिक्योरिटी के पूरे बढ़िया बंदोबस्त दिए गए हैं और लगभग हमारे 3000 पुलिस वाले इस बार ड्यूटी पे रहेंगे, जो कि शिफ्ट वाइज रहेंगे, क्योंकि तीनों शिफ्ट में काम करना पड़ता है। और जैसे मेले का टाइम भी इस बार 10 से लेकर 8 बजे तक है, तो उसके लिए हमने पूरा बाहर एक तो रूट का पूरा प्रॉपर इंतजाम किया है कि किसी तरह की जाम न लगे और लोगों को पहुंचने में मेले तक कोई दिक्कत ना आए। उसके लिए सभी पार्किंग वगैरह तैयार करा दी हैं। बाहर नाके भी हमारे लगे हैं। खबर सोनीपत से, जहां एटलस रोड पर स्थित किशोर विकास सदन में एक व्यक्ति की छत से गिरकर मौत हो गई थी। बता दें 10 दिन पहले ही व्यक्ति किशोर विकास सदन में रहने आया था। सिविल लाइन थाना पुलिस मामले में जांच कर रही है। पुलिस के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक हॉस्पिटल भेज दिया गया। काउंसलर ने बताया कि वह व्यक्ति की प्लास्टिक के पाइप से उतरने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण उसकी गिरने से मौत हो गई। बच्चा 22 तारीख को पुलिस वाले लेके आए थे CWC के माध्यम से इसको, तो ये यहीं रह रहा था जी। बच्चा अपने विषय में कुछ भी नहीं बता रहा था शुरू में जब आया जी। फिर बाद में बच्चे ने अपना एड्रेस बताया था। मतलब बार बार थोड़ा चेंज कर रहा था, कभी कुछ बता रहा था, कभी कुछ बता रहा था, तो पूरा उसका एड्रेस ट्रेस नहीं हो पाया था। मैम ये हादसा कैसे हुआ फिर? अब ये सर, ये बच्चा मतलब खाना खाने के बाद जैसे रूम में से टीवी देखने के लिए आया था, तो उस टाइम सब बच्चे सो गए थे। जज्जर पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। लोगों की ओर से होटलों और गेस्ट हाउसों को लेकर मिल रही शिकायतों के आधार पर छापेमारी कर कार्रवाई की गई। डीएसपी राहुल देव के नेतृत्व में छापेमारी की गई और इस दौरान 2 होटलों में से कई युवक और युवती आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया। साथ ही होटल और गेस्ट हाउस मालिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। डीएसपी राहुल देव ने बताया कि उन्हें लगातार लोगों की शिकायतें मिल रही थी। जज्जर के होटलों और गेस्ट हाउस में देह व्यापार का धंधा जोर शोर से चलता है, जिससे जज्जर शहर का माहौल बिगड़ रहा है। साथ ही लोगों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने शहर के कई होटलों और गेस्ट हाउसों पर छापेमार कार्रवाई की है। सेंटर ने सभी होटलों को चेक करा था। कुछ सामाजिक गंदगी की शिकायतें आ रही थी, तो हमारा काम उनको साफ करना भी है
तो आज उनकी सफाई का अभियान है। चला हुआ है? नहीं, एट रैंडम हमारे पास जैसे शिकायतें प्राप्त हुई है तो मैंने खुद ही स्वयं अपने नेतृत्व में ये मैंने रेड करी है। कोई पकड़ दकड़ भी की है? हाँ, पकड़ दकड़ करी है और होटल मालिकों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो का जाल जो है होटल और गेस्ट हाउस में लगातार छापेमारी की जा रही है। कई युवक युवतियां हिरासत में हैं और फिलहाल पुलिस ने कई युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है। देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। पुलिस ने बताया कि कई लंबे समय से उन्हें इसको लेकर शिकायतें भी मिलती आ रही थी और उसके बाद पुलिस द्वारा लगातार आज छापेमार कार्रवाई की गई। कई गेस्ट हाउस पर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई जिसमें कई युवक युवतियों को पकड़ा गया और उन्हें थाने ले जाया गया है। तो होटल और गेस्ट हाउस में छापेमार कार्रवाई की गई थी जहां पर युवक युवतियां हिरासत में लिए गए। तो खबर रेवाड़ी से है जहां पर हत्या, लूट और डकैती जैसी संगीन वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला 15 साल की छात्रा को 2 दिन पहले अपने स्कूल तो गई लेकिन घर वापस नहीं लौटी। आपको बता दें मृतक छात्रा का शव लावारिस हालत में मिला। वहीं परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए चक्कर लगवाती रही। ये परसों सुबह 9 बजे स्कूल गई है। 8 बजे 8:30 बजे घर से निकले, छोटे भाई को लेके गए साथ, फिर विस्को में स्कूल में पढ़ता है। उसके बाद ये स्कूल गई है। उस स्कूल में के बाद 3:30 बजे छुट्टी होती है, ठीक है। उसके बाद वो बिल्कुल सीधा ट्यूशन जाते, घर पे नहीं आते, ठीक है। वो ट्यूशन भी नहीं पहुंची वहां पे। तो हमको हम ढूंढ दे भी 6 बजे बच्ची आ जाएगी, बच्ची का कोई पता नहीं होता। तो पुलिस को सूचना दी थी? जब आपने सूचना दी है कल सुबह दी है। हरियाणा सरकार बिजली विभाग का लाइन लॉस कम करने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बिजली चोरी करके बिजली विभाग को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए अंबाला बिजली विभाग ने 25 टीमें बनाकर छापेमारी की जिसमें बिजली कर्मचारियों के साथ पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। विभाग की 25 टीमों ने जिले भर में 1900 के करीब जगहों पर बिजली उपभोक्ताओं पर छापेमारी की जिसमें 85 बिजली चोरी के केस पकड़ में आए जिन पर करीब 11 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। ज्यादा जानकारी देते हुए अंबाला सर्कल के अधीक्षक अभियंता बीके बरनवाल ने बताया कि विभाग के आदेशों पर जिले में 25 टीमें बनाकर छापेमारी की गई। पकड़ी गई 85 बिजली चोरियों में 138 किलोवाट लोड दर्ज किया गया है। वहीं बिजली चोरों पर 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और उनके खिलाफ मामले भी दर्ज करवा दिए गए। कल एक बिजली अभियान हमने चलाया था। ये एक्चुअली हमारे सारे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को सारे ही सर्कल में चलाया गया था और हमारे सर्कल में भी चलाया गया था और हमने इसके लिए 25 टीमें गठित की थी और हर टीमों के साथ पुलिस वालों के प्रोटेक्शन भी दिया गया था। एसपी साहब से पहले ही बात हो गई थी और ये काफी सफल रहा कल हमारा, जिसमें से हमें टोटल जो चोरी इसमें हमें मिली है वो 85 चोरियां मिली है। उसके अगेंस्ट 138 किलोवाट का जो चार्जिंग किया है हमने वो किया है। लगभग 16 लाख के करीब हमने जुर्माना लगाया। वही खबर रेवाड़ी से है जहां नगर परिषद ने बिजली विभाग का बकाया 8 करोड़ का बिल अदा न करने पर विभाग ने नगर परिषद का बिजली कनेक्शन काट दिया जिसके चलते नगर परिषद में काम कर रहे अधिकांश लोगों के काम अधर में लटक गए। हद तो तब हो गई जब नगर परिषद में बिजली न होने के कारण शमशान घाट का जनरेटर उठाकर नगर परिषद में लगा दिया गया। नगर परिषद के हेड कंप्यूटर ऑपरेटर बिल अदा न करने पर कनेक्शन कटने की बात कबूल रहे हैं जबकि इस मामले में नगर परिषद के एमईएस बात को दबाने पर लगे हुए हैं।
लाइट नहीं आ रही यहाँ पे, कारण कनेक्शन काट दिया सर। कब कटा है? कल कटा है सर। बिल की वजह से बिल नहीं भरा? हाँ। तो काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी? काम ज्यादा इन्वर्टर वहाँ हो रहा है, और जहाँ इन्वर्टर नहीं वहाँ के लिए जनरेटर के लिए तेल लाने गए, तेल लाने के बाद काम होता है। कोई लाइट में खराबी है? लाइट में खराबी है, कनेक्शन काट दिया बताया बिजली विभाग ने। के बारे में तो नहीं कह रहे बिल ड्यू चल रहा है करोड़ों रुपए का। ना, ऐसा कोई मैटर नहीं है। उनको फोन कर दिया, कंप्लेंट कर दिया, वो कह रहे हैं कि जी हम आके ठीक करेंगे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।